हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटेंस को कंबाइन करके उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटेंस है उन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैसे ज्वाइन किया जा सकता है या कैसे उनको कंबाइन करके लगाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे। इन मैनी सिचुएशन वी नीड टू combine two or more capacitance। और यहाँ पर कैपेसिटेंस को कंबाइन करने के दो मेथड होते हैं। सीरीज में कैपेसिटेंस को कंबाइन किया जा सकता है और पैरेलल में कंबाइन किया जा सकता है। और इनमें आगे इन्हीं को सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करके क्या दोनों में डिफरेंस है, दोनों के रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आता है, उनके डेरिवेशन समझेंगे। तो आगे हो जाएगा देयर आर टू मेन methods there are two main methods of combining capacitance। कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स कह सकते हैं। तो दो मेथड हो सकते हैं, इन सीरीज और सेकंड है इन पैरेलल। अब यहाँ पर एक एक करके इनका कॉम्बिनेशन समझेंगे, उनके डायग्राम से और उनके डेरिवेशन से। तो सबसे पहले है इन सीरीज। सीरीज में जब तीन कैपेसिटर कंबाइन किए जाते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, उनका फॉर्मूला क्या आता है, उसका डेरिवेशन समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले समझ लेंगे इसका डायग्राम। तो यहाँ पर ये हो गए कैपेसिटर्स C1, C2, C3। फर्स्ट कैपेसिटेंस की जो पॉजिटिव प्लेट है उसको किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया जाता है, और इसकी जो निगेटिव प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटेंस की या सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाता है। इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पर फिर से सेकंड कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट को थर्ड प्लेट की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा जाता है, और जो थर्ड कैपेसिटर है उसकी सेकंड प्लेट जो है वो निगेटिव हो जाएगी और उसको कर दिया जाता है अर्थ कनेक्टेड, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा है, तो यहाँ पर कुछ V पोटेंशियल हो जाएगा। और सीरीज में जब कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं तो इनके पोटेंशियल डिवाइड हो जाते हैं, मतलब हर कैपेसिटर्स का अलग अलग पोटेंशियल हो जाता है और चार्जेस इसमें सेम रहते हैं। तो एक ये मेन पॉइंट है इसका जो ध्यान रखना है। यहाँ पर एक मेन पॉइंट लिख दे रहे हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन
of capacitors potential difference will be different for different capacitors जबकि while charges will be same for all capacitors, सभी कैपेसिटर के लिए चार्ज जो है वो सेम रहेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा। तो अब इसका डेरिवेशन समझेंगे आगे, और जो डायग्राम में जो मेन पॉइंट्स डिस्क्राइब किए थे उनको थोड़ा सा लिख करके समझा देना होता है। और अब यहाँ पर सीधे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C1, C2 and C3 be V1, V2 and V3। मतलब C1, C2, C3 के अक्रॉस इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली। अब यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होता है इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटर्स। V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 और ऐसे ही हो जाएगा V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। Now total potential difference between A and B is A और B पॉइंट के बीच का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था वो डायग्राम में कैपिटल V लिया था, जो V1, V2, V3 में डिवाइड हो गया था। तो यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो गई इक्वेशन 1। अभी जो V1, V2, V3 की वैल्यू निकाली थी वो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 and V3 in this equation we have, तो मिलेगा V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 and we know that और हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C होता है। देन हो जाएगा V की जगह रख लेंगे Q अपॉन C और Q ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ से Q और Q हो जाएगा कैंसिल, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जब तीन कैपेसिटर सीरीज में जुड़े थे तो उनके रिजल्टेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है ये, और अगर तीन से ज्यादा भी जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला इसी तरह से आगे हो जाएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन।
अब इसका सेकंड केस समझ लेंगे। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ा जाता है तब इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है। इन पैरेलल, अब इसमें पैरेलल में भी डायग्राम समझ लेंगे। ये हैं 3 कैपेसिटर्स और इनको जोड़ा गया है किसी V वोल्ट बैटरी के साथ या किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ जिसका पोटेंशियल है V। यहां पर मान लेते हैं तो यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर्स हो गए C1, C2, C3 और ये पॉइंट हो गए A और B। A पॉइंट को किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा गया है और B पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट किया गया है। अब इस केस में क्या होता है, जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो इनमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। इनमें अलग अलग कैपेसिटर्स के चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सभी कैपेसिटर्स का सेम रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग C1 के अक्रॉस इनके चार्जेस हो जाएंगे Q1 प्लस Q1 एंड माइनस Q1। C2 के अक्रॉस हो जाएगा ये वाली प्लेट प्लस Q2 माइनस Q2 और C3 के अक्रॉस हो जाएगी प्लस Q3 एंड माइनस Q3। और इनका जो इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट किया है उनका सबका पोटेंशियल जो है वो टोटल V हो गया और जो सभी कैपेसिटर्स के लिए भी सेम रहेगा। तो इसमें ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है और इसको ध्यान रख करके इसका डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो इसके डेरिवेशन का सॉल्यूशन समझते हैं आगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन of capacitors charges will be different for different capacitors but potential difference will be same for all capacitors. Then इनके Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2V एंड Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3V। अब इनका टोटल चार्जेस जो है वो हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन ऑल द 3 कैपेसिटर्स इज, तीनों कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q के इक्वल। तो यहां से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसमें Q1, Q2, Q3 की वैल्यू पुट कर लेंगे।
putting the value of Q1, Q2 and Q3 we get, वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा Q is equal to C1V plus C2V plus C3V and we know that, हम जानते हैं Q is equal to हो जाएगा यहाँ पर CV, then Q की जगह रख लेंगे CV और यहाँ पर C1 plus C2 plus C3 ब्रैकेट में कॉमन ले लिया V और V से V हो गया कैंसिल। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फॉर्मूला आ जाता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 और अगर तीन से ज्यादा जुड़े हैं तो इसी तरह से इसको लिख सकते हैं C is equal to C1 plus C2 plus C3 and so on। तो ये दो टॉपिक हो गए जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके डेरिवेशंस भी आते हैं। अब एक छोटी सी चीज और समझ लेंगे, यहाँ पर दो पैरेलल चार्ज प्लेट हैं जिन्हें कैपेसिटर्स की तरह फंक्शन कराया जाता है, उन्हीं के बीच का जो फोर्स है वो निकाल लेते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है उसको समझ लेंगे यहाँ पर, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गए जिनके चार्ज हैं प्लस Q और माइनस Q। इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d और हमें पैरेलल प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला पता होता है या आपको पिछले वीडियोस में इनका फॉर्मूला कराया जा चुका है। तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहां से निकाल लेंगे वर्क डन इन सेपरेटिंग प्लेट्स फ्रॉम 0 to D। जीरो से D डिस्टेंस तक जब इन प्लेट को सेपरेट किया जा रहा है तो जो वर्क डन होगा वो निकालेंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू D। ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम होता है जो वर्क डन निकाला जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे भी हम वर्क डन ही कह सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी मीन्स, यहां से फॉर्मूला निकाला था U इज इक्वल टू 1/2 QV। अब V इज इक्वल टू होता है E इंटू D, देन यहाँ पर रख लेंगे तो आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 QED। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन ही है तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से आ जाएगा FD इज इक्वल टू 1/2 QED और D से D कैंसिल हो गया तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है 1/2 QE। तो जब दो पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर्स होते हैं तो उनका जो फोर्स होता है वो आता है 1/2 QE। तो अब आगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब रख दी जाती है तो उनका जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे सॉल्व करके निकाला जाता है ये समझ लेंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लेंगे, फिर बाद में इसका डेरिवेशन। ये दो यहाँ पर पैरेलल प्लेट हो गई जिसमें से फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और सेकंड प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड। और इन दोनों प्लेट के बीच में कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कोई भी इंसुलेटर जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते हैं, मतलब इनमें चार्ज जो है वो फ्लो नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक। इसमें हो सकता है प्लास्टिक, ग्लास, ड्राई वुड, कुछ भी। तो ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गई माइनस क्यू, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है कैपेसिटर की उसको कर देंगे अर्थ कनेक्टेड, अर्थ कनेक्टेड। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है उसकी थिकनेस है स्मॉल टी और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। अब समझ लेंगे इसका डेरिवेशन। तो डायग्राम में जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देने पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चेंज हो जाएगी जो होगी ई। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया गया है जिसकी ये एक स्लैब रखी गई है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिया गया है, और दो पैरेलल जो प्लेट हैं उनके बीच में एयर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें if sigma is the surface charge density on the plates, then the electric field in air between the plates is। तो पैरेलल प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला तो पता ही होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इसको चार्ज के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिया, एंड दैट इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और यही वैल्यू अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। यहाँ पर के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई नॉट की वैल्यू रख देंगे। ये ऊपर जो सॉल्व किया तो वो ई नॉट था और यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू रख देंगे। ई नॉट का मतलब है जब मीडियम एयर था, और यहाँ पर ई जो है वो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई है तब की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो यहाँ ई नॉट की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ई क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए।
अब यहाँ पर इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। द फील्ड E naught between the plates is in the distance d minus t, and E in the distance t. Hence, potential difference between plates is यहाँ पर जो E नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो d माइनस टी डिस्टेंस के कारण है, और जो E है वो डिस्टेंस t की वजह से है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इज इक्वल टू E नॉट d माइनस टी प्लस E t। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर E नॉट और E की वैल्यू पुट कर लेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E naught and E, देन वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा यहाँ पर V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो इन ब्रैकेट बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का वो निकाल लेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, जो फॉर्मूला होता है C का इन द टर्म्स ऑफ V, फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब V की वैल्यू ऊपर सॉल्व करके जो निकाली थी वो यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A चला जाएगा ऊपर और अपॉन में बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये फॉर्मूला आ गया जब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाती है तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ये। अब इनमें कुछ एक दो स्पेशल केस होते हैं, उन्हें और समझ लेंगे। तो स्पेशल केस, अगर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो पूरे मतलब पूरी जो प्लेट के बीच का गैप था उसमें पूरे में एडजस्ट कर दी जाए, तो यहां से कंडीशन हो जाएगी जो T है वो D के इक्वल हो जाएगा। देन फॉर्मूला बचेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। एंड सेकंड केस हो जाएगा कि पूरा जो स्पेस है वो वैक्यूम से या एयर से भरा हुआ है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी हुई है, तब ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में जो T थिकनेस की कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी वहां पर भी अगर एयर है तो इसका मतलब T जो है वो 0 हो जाएगा। तब फॉर्मूला बचेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एक लास्ट केस और, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी अगर उसको मेटल की ले लिया जाए तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी, तो K हो जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल।
देन फॉर्मूला बचेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो ये इसी डेरिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनको समझ लिया है। अब ये चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो सारे वीडियोस में कंप्लीट किए जा चुके हैं। ओके, थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर बताया जाएगा।